हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन एडिक्शन। चलिए तो अपने ब्यूटीफुल नावल को शुरू करते हैं जिसका नाम है रोजेस ऑफ स्नो। लास्ट एपिसोड हमने छोड़ा था जब सान अपनी शूट को कंप्लीट कर अचानक से सेट से कहीं गायब हो गया था। अब उसके आगे उस बात को लगभग 1 से 1.5 घंटा हो चुका था और पूरे सेट पर इस वक्त लगभग हड़बड़ी मची हुई थी। सब लोग सान को ढूंढ रहे थे क्योंकि कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार एक आर्टिस्ट बीच में से इस तरीके से काम को छोड़कर क्यों जा सकता है। सब टेंशन में थे, स्पेशली फैंशिंग और यूजिन, क्योंकि जान उन्हीं का आर्टिस्ट था। डायरेक्टर ने कहा, सीरियसली क्या उस लड़के के साथ कोई प्रॉब्लम है? I mean, इस तरीके से क्या हुआ क्या है? हाँ, डायरेक्टर थोड़ा सा इरिटेट साउंड कर रहा था क्योंकि जान को लेकर ऑलरेडी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। एक तो कार्डन वाला मसला, उसके बाद जान ने फर्स्ट टाइम जो ड्रामा किया था वो, और अब जान अचानक से गायब हो गया। फैंशिंग ने कहा, डायरेक्टर सर आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे ढूंढ लूंगी, आप बस बेफिक्र रहिए और आप अपना काम कर सकते हैं। फैंशिंग की आवाज़ कांप रही थी, यूजिन समझ सकता था, इसीलिए यूजिन ने भी सिर्फ वो करके कहा, डायरेक्टर हम ढूंढ लेंगे अपने आर्टिस्ट को, आप चिंता मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए, हमें कल शूट को लॉन्च करना है तो आप जा सकते हैं। डायरेक्टर ने कहा, ढूंढो उसे जल्दी, इससे पहले कि कोई और बवाल हो। मैं नहीं चाहता कोई और गड़बड़ होनी चाहिए, ये आर्टिस्ट साइन ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन तो डायरेक्टर थोड़ा सा इरिटेट साउंड कर रहा था और वो वहाँ से जा चुका था। यूजिन ने फैंशिंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, फैंशिंग लगभग कांप गई। उसने कहा, यूजिन मुझे डर लग रहा है। यूजिन ने कहा, हे डरने की जरूरत नहीं है, जान एक सेंसिबल इंसान है और माना वो एक बच्चा है लेकिन वो एक सेंसिबल पर्सन भी है, तो चिंता मत करो, वो बस इधर उधर गया होगा, हो सकता है अपने फ्रेंड के पास गया हो, किसी का इंपॉर्टेंट कॉल आ गया हो, गॉड नोज कुछ भी हो सकता है, तो मतलब टेंशन मत लो। फैंशिंग ने कहा, जान ऐसा नहीं है, तुम नहीं जानते उसे, वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव, अगर कुछ भी ऊंच नीच हो गई ना तो मैं नहीं सोच सकती, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, मैं क्या करूँ। ठीक है, तो वो वहीं बेंच पर बैठ गई थी, यूजिन भी उसके बगल में बैठ गया। यूजिन ने कहा, हे काम डाउन हो जाओ, अगर तुम इस तरीके से करोगी तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। सेट पर सभी लोग सान को लेकर पॉजिटिव इमेज नहीं रख रहे हैं और अगर हम इस तरीके से अपने आर्टिस्ट को पोर्ट्रे करेंगे तो और ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आ सकते हैं। डायरेक्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकता है और तुम जानती हो ना, एक आर्टिस्ट के लिए किसी भी डायरेक्टर को नाराज़ करना, वो भी बिगनिंग में, ये ठीक नहीं है। डायरेक्टर इसलिए भी इतना शांत है क्योंकि जान ने काम बहुत फंटेस्टिक किया है, फोटोग्राफ्स बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन अगर हम ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करते रहे तो इससे पहले कि यूजिन कुछ भी कहता, फैंशिंग ने कहा, यूजिन मैं इस बारे में भी कोई बात नहीं करना चाहती, तुम कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, जान को ढूंढो, मैं यहाँ हूँ, मुझे कॉल करने दो, पूछती हूँ उससे किसी फ्रेंड को कुछ पता हो तो तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, तो फैंशिंग ने यूजिन को लगभग दूर कर दिया था क्योंकि यूजिन की बातें वो भी नहीं सुनना चाहती थी, कोई भी चीज़ काम से रिलेटेड वो नहीं सुनना चाहती थी। ये सब कुछ इसीलिए तो हुआ है क्योंकि जान ने ये सब कुछ किया, अगर ये सारा शूट नहीं करता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। फैंशिंग ने कहा, जाओ। यूजिन ने खड़े होते हुए कहा, हे फैंशिंग मैं तो सिर्फ, खैर छोड़ो, मैं जाकर देखता हूँ बाहर, हो सकता है जान इधर उधर हो, मैं कार से ट्राई करता हूँ। फैंशिंग ने कहा, यूजिन ने कहा, घर पर ट्राई करो, हो सकता है वो घर पर पहुँच गया हो। फैंशिंग ने कहा, वो घर पर कैसे जा सकता है, गाड़ी यहीं है। यूजिन ने कहा, कम ऑन ट्राई तो करो। ओके तुम ट्राई करो, मैं जाता हूँ। ये कहते हुए यूजिन वहाँ से चला गया था। फैंशिंग ने अपने कांपते हुए हाथों से अपना फ़ोन बाहर निकाला, वो बहुत डर रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जान उसकी जिम्मेदारी है और अगर जान को कुछ भी हुआ उसके रहते हुए तो ना तो खुद को माफ़ कर पाई और ना ही ईबो को जवाब दे पाएगी। उसने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से ईबो का नंबर सर्च किया क्योंकि जो पहला नाम आना था वो ईबो का ही होना था। ईबो को पता होना चाहिए कि जान मिसिंग है, भी 1 से ज़्यादा घंटे से। फैंशिंग ने डरते हुए ईबो का कॉल फाइनली डायल करा, बट अनफॉर्चुनेटली फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फैंशिंग ने कहा, ये कहाँ चले गए। उसके बाद उसने अपने कांपते हुए हाथों से ही घर का नंबर डायल किया, एटलीस्ट घर पर तो शायद जान के बारे में कुछ पता हो। यही सोचकर उसने फ़ोन डायल कर दिया था। जैसे जैसे बेल जा रही थी वैसे वैसे फैंशिंग के दिल की धड़कनें और ज़्यादा बैठती चली जा रही थी। ऑलमोस्ट 4 से 5 रिंग के बाद फाइनली कॉल पिक हो गया। फैंशिंग ने कहा, हेलो शुमा, पर सामने से एक लेजी सी आवाज़ आती है। कौन बोल रहा है? शुमा नहीं है यहाँ, अगर तुम्हें उनसे बात करनी है तो थोड़ी देर बाद कॉल करना, ओके? ठीक है, तो वो रखने ही वाला था इंसान। तभी फैंशिंग ने कहा, तुम कौन हो और तुम इस तरीके से फ़ोन कैसे रख सकते हो? मुझे बात करनी है, ज़रूरी बात करनी है। फैंशिंग की इतनी चिल्लाती हुई आवाज़ सुनकर फाइनली यांग सीधा होकर बैठ गया था। उसने कहा, फैंशिंग क्या तुमने चिल्लाने का कोई कोर्स कर रखा है? हाँ डार्लिंग, कभी तो आराम से बात करा करो। वैसे भी तुमने शुमा को कॉल करने के लिए फ़ोन किया है ना, तो शुमा यहाँ नहीं है, मैं हूँ और वो मैं अभी आया हूँ फ्लाइट से थक कर, तो प्लीज़ मुझे और ज़्यादा परेशान मत करो, मैं फ़ोन रख रहा हूँ, शुमा नहीं है यहाँ। ठीक है, तो यांग फिर से फ़ोन रखने वाला था। फैंशिंग ने कहा, हे यू इडियट डम हेड, फोन मत काटना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये कहते हुए फैंशिंग अपने लिप्स को काट रही थी ताकि वो अपने आप को रोने से रोक पाए, और वहीं दूसरी तरफ यांग अभी भी पूरी तरीके से अपने फ्लर्टिंग मोड में था। वो अभी भी फैंशिंग से फ्लर्ट कर रहा था। उसने कहा, और तो तुम मुझसे बात करनी है? बताओ डार्लिंग, तुम मुझसे क्या बात करनी है? मुझे तो लगा था तुम जान से अलावा किसी और को देखोगी ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ, कहो। फैंशिंग ने कहा, यांग क्या तुम जैसे ही फैंशिंग की ऐसी आवाज़ सुनी, यांग ने कहा, हे 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 काम डाउन, रोने की जरूरत नहीं है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, मैं तो बस ऐसे ही मूड लाइट करने की कोशिश कर रहा था, आई एम सॉरी, ओके। फैंशिंग ने कहा, तो क्या
क्या जहान वहाँ है? जैसे ही फैंशिंग की ऐसी आवाज़ सुनी यांग एकदम से स्ट्रक्ट होकर बैठ गया। उसने कहा, जहान क्या हुआ है? जहान तो यहाँ नहीं है, मैं तो यहाँ लगभग 1 घंटे पहले आया हुआ हूँ, जहान यहाँ नहीं आया। फैंशिंग ने कहा, जहान वहाँ भी नहीं, अब क्या होगा? यांग हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। यांग ने कहा, फैंशिंग मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ है? जहान कहाँ है? हाँ क्या हुआ है उसे? वो तो सेट पर था ना, शूट पर। मुझे तो यही पता था। शुमा से मैंने पूछा था जहान आ गया या नहीं, लेकिन उन्होंने भी मना किया। क्या हुआ है जहान को? प्लीज काम डाउन हो जाओ, मुझे पता हुआ क्या है। इसके बाद फैंशिंग ने सारी बात यांग को बताई। यांग ने कहा, मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम शांत रहो, हम उसे ढूंढ लेंगे, मैं आ रहा हूँ, प्लीज काम डाउन। ये कहते साथ यांग ने फ़ोन को काट कर तुरंत कैब को कॉल किया और अब वो बाहर निकल गया था जहान के लिए। लगभग 1 घंटे के बाद यांग सेट पर था और फैंशिंग उसके सामने खड़ी हुई थी। यांग ने कहा, ऐसे कैसे जा सकता है वो? उसने कॉल किसी को भी नहीं किया। फैंशिंग ने कहा, मैं सभी दोस्तों को कॉल कर चुकी हूँ, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। मैंने ज़्यादा बात को पढ़ाया नहीं क्योंकि सब टेंशन में आ जाते। लेकिन यांग, मुझे फिक्र हो रही है। वो जिस तरीके से भागा था ना और जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा था, कुछ तो गड़बड़ थी उसके साथ, कुछ गड़बड़ थी, डेफिनेटली कुछ गड़बड़ थी। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, सब मेरी वजह से हुआ। यांग आई एम सो सॉरी। मैं उसको ख्याल नहीं रख पाई। मैं बॉस को क्या जवाब दूंगी? सॉरी बेबी, आज के बाद तुम्हारे लिए कभी कुछ ऐसा नहीं लेकर आऊंगी। प्लीज कहाँ हो तुम? ये कहते हुए वापस जहान का कॉल डायल करने लगी। उसके हाथ पांव इतने कांप रहे थे कि वो मुश्किल से ही किसी नंबर को क्लिक कर पा रही थी और उसकी ऐसी हालत देखकर यांग को सच में बहुत बुरा लग रहा था। यांग ने फैंशिंग के हाथ में से फ़ोन छीनते हुए कहा, क्या कर रही हो तुम? फैंशिंग ने लगभग अपनी रोती हुई आंखों से यांग की तरफ देखते हुए कहा, यांग क्या होगा अगर जहान को कुछ हो? पर इससे पहले कि फैंशिंग कुछ भी कहती, एकदम से यांग ने कहा, उसे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये कहते हुए उसने फैंशिंग के उन कांपते हुए हाथों को पकड़ लिया था। फैंशिंग ने भी अपने आप को यांग के ऊपर लीन किया और वो उसे हक कर रोने लगी। यांग ने उसे काम करते हुए कहा, हम उसे ढूंढ लेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारा ब्रेव जहान है, उसे कुछ नहीं होगा, ओके? जस्ट काम डाउन। ये कहकर फाइनली वो लोग अब जहान को ढूंढने के लिए निकल गए थे। हर जगह हर तरफ वो जहान को ढूंढ रहे थे, जहाँ जहाँ वो ढूंढ सकते थे। जहान का फेवरेट स्पॉट, उसकी लाइब्रेरी, कैफ़े और भी जगह जहाँ जहान जा सकता है, वहाँ सब जगह देख लिया गया था। सुबह के लगभग 5:30 बज रहे थे। पूरी रात निकल गई थी जहान को ढूंढते ढूंढते, पर जहान का कोई पता नहीं लगा। अब फैंशिंग बहुत थक गई थी, बहुत ज़्यादा, और यांग भी बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसे भी जहान की बहुत फिक्र हो रही थी और उससे भी ज़्यादा ईबो की। अगर जहान के खोने की खबर ईबो को मिली तो? फैंशिंग ने कहा, हमें क्या करना चाहिए यांग? क्या पुलिस को कॉल करना चाहिए? ईबो सर पे कॉल नहीं उठा रहे हैं, उनका फ़ोन लग ही नहीं रहा है। मैं क्या करूँ यांग? मुझे बताओ प्लीज़, मुझे बताओ, वरना पर इससे पहले कि फैंशिंग कुछ भी कहती, उसके हाथ में रखा हुआ फ़ोन बजने लगता है। फैंशिंग ने अपनी उन धुंधली आंखों से देखा तो घर से फ़ोन आ रहा था। फैंशिंग ने कहा, शुमा का कॉल है। यांग ने कहा, जल्दी उठाओ, क्या पता जहान घर आ गया हो। फैंशिंग ने कहा, मैं चेक करती हूँ। ये कहते हुए उसने फ़ोन उठा लिया। उसने कहा, हेलो। सामने से शुमा की आवाज़ आती है, फैंशिंग छोटे पापा घर आ गए हैं। फैंशिंग एकदम से खड़ी हो गई। उसने कहा, क्या? शुमा ने कहा, हाँ लिटिल मास्टर घर आए हैं, अभी आए हैं, आप लोग जल्दी घर वापस आ जाइए, मुझे वो कुछ ठीक नहीं लग रहे। फैंशिंग ने कहा, हाँ हम अभी आते हैं शुमा, हाँ आप उसका ख्याल रखिएगा, उसका ख्याल रखिएगा। ये कहते उसने कांपते हुए हाथों से अपना फ़ोन काटा और यांग की तरफ देखते हुए कहा, वो मैंशन पहुंच गया है, जल्दी चलो। ये कहकर वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गई थी। यांग भी दूसरे से गाड़ी में बैठा और अब गाड़ी फुल रफ्तार में लैंड मैंशन की तरफ निकल चुकी थी। लगभग आधे घंटे के बाद फैंशिंग और यांग दोनों हड़बड़ाते हुए उस लैंड मैंशन में शामिल होते हैं। सामने शुमा खड़ी हुई थी। फैंशिंग ने कहा, जहान कहाँ है वो? मुझे बताओ वो ठीक है ना? ये कहते हुए फैंशिंग लगभग इतनी ज़्यादा थरथरा रही थी कि शुमा भी उसे देखकर डर गई। शुमा ने कहा, फैंशिंग शांत हो जाओ, और लिटिल मास्टर आ गए हैं, वो अपने रूम में है। फैंशिंग ने कहा, क्या अपने रूम में? ये कहते हुए वो सीढ़ियों पर भागने लगी, जल्दी से जहान के रूम में पहुंचने के लिए। उसके पीछे यांग और शुमा भी भाग रहे थे। फैंशिंग भागकर ईबो के रूम में पहुंच गई थी, पर इससे पहले कि वो खोलती, शुमा ने कहा, इस रूम में नहीं। फैंशिंग ने कहा, क्या? वो तो इसी रूम में रहता है ना आजकल, बॉस के साथ। शुमा ने कहा, नहीं, वो जब से आए हैं तब से वो अपने कमरे में है। मैंने अंदर जाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो कुछ समय अकेले रहना चाहते हैं। फैंशिंग ने कहा, ठीक है, मैं वहाँ जाती हूँ। ये कहते हुए फैंशिंग जहान के रूम में पहुँच गई। उसने हल्के से दरवाज़ा खोला लेकिन कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। यांग ने कहा, ये इतना अंधेरा करके ये क्या कर क्या रहा है? शुमा ने कहा, पता नहीं, मैंने भी कोशिश की थी पर उन्होंने अंदर आने ही नहीं दिया। वो तीनों शख्स जो दरवाजे पर खड़े हुए थे, वो तीनों अलग अलग सोच में थे। सबका गला कांप रहा था, भरा हुआ था और आंखें सिर्फ सामने देख रही थी। अभी हल्की सी आवाज़ आती है, म्याऊं। फैंशिंग ने कहा, क्या कोई है? शुमा ने कहा, शायद शाओ होगी। फैंशिंग ने कहा, क्या? ये कहते हुए उसने साइड में से हल्का सा छोटा वाला बल्ब जला दिया था, जिससे कमरे में हल्की डिम लाइट हो गई थी। फैंशिंग ने सामने देखा तो वहाँ सामने जहान की कैट बैठी हुई थी, वही छोटी सी परी वाली कैट जिसे जहान और ईबो घर में लेकर आए थे। उनका नन्हा मेहमान बिल्कुल जहान की बाहों में सिमटी हुई, जहान ने उसे गले लगा रखा था और वो सो रहा था। फैंशिंग और यांग को तो
होठ बिल्कुल नीले पड़े हुए थे, जैसे कि कंप्लीटली अभी भी बारिश से भीग कर आया हो। फैंशिंग ने कहा, इसकी ऐसी हालत, इसे हुआ क्या है? एक मिनट वो जमीन में बैठ गई, यांग भी बैठ गया। यांग ने कहा, शायद बारिश में भीग गया है या फिर रो रहा था। आखिर क्या हुआ इसके साथ? कोई कुछ बताएगा मुझे? वहाँ सेट पर हुआ क्या है? ठीक है तो यांग की आवाज थोड़ी सी हार्श थी। फैंशिंग ने कहा, मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। ठीक है तो वैसे जान का माथा चेक किया जिस पर हल्का सा बुखार था। यांग ने कहा, हमें डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। इसके बाद लगभग आधे घंटे के बाद डॉक्टर आ गए थे। उन्होंने जान को चेक किया और यांग की तरफ देखते हुए कहा, नॉर्मल फीवर है, अभी पुराने टाइम में जो फीवर आया था वही शायद रिकॉल हो गया है, बारिश में भीग गया था, इसलिए ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, मैंने इसको मेडिसिन दे दी है, जल्दी से होश आ जाएगा। यांग ने कहा, पक्का ना कोई चिंता करने वाली बात नहीं? डॉक्टर ने कहा, नहीं वैसे कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, बाकी देखते हैं जल्दी होश आएगा। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है तो डॉक्टर वहाँ से जा चुके थे। यांग और फैंशिंग वहीं जान के कमरे से बाहर आ गए थे, वहीं छोड़कर। अब उन्हें सिर्फ सुबह का इंतजार करना था ताकि जान से सवाल पूछ सके, क्या ऐसा कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ, आखिर हुआ क्या? अब सुबह के लगभग 8 बज रहे थे। फैंशिंग और यांग वहीं हॉल में बैठे हुए थे, तभी फैंशिंग का फोन बजने लगता है। उसने फोन पर देखा तो ईबो का नाम फ्लैश हो रहा था। फैंशिंग ने कांपते हुए यांग की तरफ देखा। यांग ने कहा, उठाओ फोन, वो तुम्हें कॉल कर रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, फिर हो सकता है जान के बारे में पूछ रहा हो, उठाओ फोन। फैंशिंग ने कहा, ठीक है तो फैंशिंग ने फोन उठाया। उसने कहा, हेलो, सामने से आवाज आती है, फैंशिंग ने कांपते हुए गले से कहा, यस सर। ईबो ने कहा, तुमने मुझे कॉल किया था, मैं जान तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ, कहाँ है वो? फैंशिंग के पास इस चीज का जवाब नहीं था, वो बस यांग को देख रही थी। यांग ने कहा, मुझे जान के बारे में मत बताओ, फिर पूछो पहले वो फोन क्यों नहीं उठा रहा था। और फैंशिंग इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि उसकी मुंह से आवाज बाहर आ ही नहीं रही थी, बस अभी भी कांप रही थी। यांग ने कहा, इससे नहीं होगा, इसलिए हमने फोन छीनते हुए कहा, हेलो। ईबो ने कहा, हेलो यांग ने कहा, हाँ मैं ही हूँ, क्या कर रहा है बड़ी, मैं तुझे कब से कॉल कर रहा हूँ, तूने कॉल क्यों नहीं उठाया? ईबो ने कहा, मैंने फैंशिंग को कॉल किया है, तू वहाँ पर क्या कर रहा है? फैंशिंग का फोन तेरे हाथ में? यांग ने कहा, सारा बातें मत बना, मुझे बता कहाँ है तू? हम लोग तुझे कब से कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, तेरे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, पर तेरे तो कोई अता पता ही नहीं है। हाँ, क्या तुझे कोई फिक्र है या नहीं? ये तो यांग गुस्सा करने लगा था कि वो ईबो के माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट कर सके जान के सवाल से। ईबो ने लगभग अपना माथा रब करते हुए कहा, एक्चुअली डैड की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, अचानक से उन्हें एक सडन अटैक आया था। यांग एकदम से चौंक गया। उसने कहा, क्या अंकल ठीक तो है? ईबो ने कहा, कुछ ठीक नहीं है, वो अभी ICU में है और मैं इस वक्त इटली में हूँ। यांग ने कहा, इटली? ईबो ने कहा, हाँ, कल अचानक से कॉल आया माँ का, माँ ने बताया डैड की हालत बहुत ख़राब है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई है। मुझे मौका ही नहीं मिला किसी को इन्फॉर्म करने का, जान को बताने का, और मैं बस इटली के लिए निकल गया। डॉक्टर ने बोला एक स्पाज़म है, लेकिन मुझे चिंता हो रही है और माँ भी यहाँ अकेली थी तो मुझे यहाँ आना ही पड़ा। मैंने सुबह उठते के साथ ही जान को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा। कहाँ है वो, ठीक तो है ना? ईबो की आवाज़ में उसकी थकावट साफ सुनाई दे रही थी। आराम से पता चल रहा था वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है और शायद पूरी रात से जगा हुआ ही होगा इन सब सिलसिलों में। इसीलिए यांग ने ईबो को बताना अभी मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उसे लग रहा था अभी जान की टेंशन देगा तो ईबो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। डैड की वजह से वो परेशान है ही। इसीलिए यांग ने कहा, जान वो ठीक है, वो अपने कमरे में आराम कर रहा है, कल उसका शूट था ना, तुम तो पता ही है ना, तुम्हारा लिटिल हस्बैंड इस वक्त बहुत बड़ा स्टार बन गया है। ठीक है तो वही यांग हल्का सा टीज करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो ईबो के मूड को लाइट कर सके। एकदम से ईबो की पकड़ उसके मोबाइल पर टाइट हो गई। उसे पिछले दिन का वाकया याद आ गया, वो सारे मैसेजेस, वो सारी पिक्चर्स। ईबो का दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो गया था। उसने कहा, ओके ठीक है, उसका ख्याल रखना, मैं जल्द वापस आता हूँ, उसे बताना मत डैड के बारे में, वरना वो परेशान हो जाएगा। ओके ठीक है तो वही ईबो ने फ़ोन रख दिया बिना यांग की कोई भी बात सुने हुए। यांग ने भी बस फ़ोन रख कर वहीं पर बैठना मुनासिब समझा। उसने कहा, सब कुछ ब्लंडर हो रहा है, हम इसे कैसे संभालेंगे, सब कुछ मैस हो रखा है। अब लगभग 12 बजे जान की आंखें धीरे धीरे खुल गई थी। जैसे ही उसकी आंखें खुली, वो आंखें हमेशा की तरह उतनी ज़्यादा शाइन नहीं कर रही थी। उसका पूरा चेहरा फक्त सफ़ेद था और आंखें पूरी तरीके से खाली, होठ बिल्कुल सिले हुए थे। चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई भाव ही नहीं है, इंसान लाइफलेस है। वो बस एक टक अपने ऊपर की उस सीलिंग को देखने लगा जो दीवार पूरी तरीके से सफ़ेद है। उसने इतनी भी हिलने की कोशिश नहीं की वो करवट लेकर अपने बगल में बैठी हुई शावा की तरफ देख सके। सिर्फ एक आंसू की लहर थी जो उसकी आंखों से लुढ़क गई थी। न जाने कितनी देर तक वो ऐसे ही दिखता रहा, तब तक जब तक कि कमरे का दरवाज़ा खुलता नहीं है। और जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला, सामने अपने आंसुओं को पोंछ लिया। सामने फैंशिंग खड़ी हुई थी और यांग खड़ा था। फैंशिंग ने भाग कर आते हुए सान की तरफ देखते हुए कहा, तुम। पर इससे पहले कि वो कुछ भी कहती, सान खड़ा होकर बैठ गया था और उसके चेहरे को देखकर फैंशिंग रुक गई। फैंशिंग ने कहा, क्या हुआ है? सान ने कहा, क्या? फैंशिंग ने कहा, तुम कहाँ थे? क्या हुआ क्या था? हाँ तुम्हें पता है मैं कितना
ये कहते कहते फैंशिंग रोने लगी। सान ने कहा फैंशिंग, पर इससे पहले फैंशिंग कुछ भी कहती उसने एकदम से सान को गले लगा लिया। कहाँ तो वो इस वक्त सान पर चिल्लाने आई थी, गुस्सा करने आई थी, पर सारे इमोशन जैसे कहीं हवा हो गए सान को अपने सामने इस तरीके से देखते हुए। और फैंशिंग लगभग सान के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा तुमने मुझे कितना डरा दिया था, तुम्हें पता है मेरी जान निकल गई थी, तुम कहाँ चले गए थे? हाँ, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, तुम्हारे फ्रेंड्स को कॉल किया, सर को भी कॉल किया, लेकिन तुम। जैसे ही फैंशिंग ने कहा सान ने एकदम से काम किया। उसने कहा क्या? फैंशिंग ने कहा हाँ, मैंने बॉस को कॉल किया था, तुम्हें पता है मुझे बहुत डर लगा था, मैं तो पुलिस को भी कॉल करने वाली थी। सान ने कहा हे ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं ठीक हूँ ना, देखो मैं ठीक तो हूँ। तो सान टूटी हुई मुस्कुराहट देने की कोशिश कर रहा था जो उससे हो नहीं पा रही थी, और यांग सिर्फ सान को घूर रहा था साइड में खड़ा हुए। वो बस उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रहा था, स्पेशली उसके माइंड स्टेट को। इसके बाद जान ने फोर्सफुली फैंशिंग को खुद से अलग किया, बस अपनी बॉडी पर किसी का टच नहीं चाहता था। उसके बाद उसने फैंशिंग के आंसू को अपने स्लीव से पहुंचा। उसने कहा हे मैं यहाँ हूँ और तुम्हें तो रोने की जरूरत नहीं है और मैं ठीक हूँ। ये तो हल्का सा कफ करने लगा। फैंशिंग ने कहा कहाँ ठीक हो तुम्हें फीवर है और डॉक्टर आए थे, उन्होंने कहा। जान ने कहा ओके ठीक है, मैं बस भीग गया था बारिश में और बस ये सब कुछ हो गया। फैंशिंग मैं भी अभी थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता हूँ, तो प्लीज़। फैंशिंग ने कहा सान ने कहा तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा था मेरे लिए। तुम जानती हो ना कल सेट पर क्या हुआ था, वो मुझे अनकंफर्टेबल फील करा रहा था, इसलिए मैं बस वहाँ से निकल गया। और जब मैं बाहर रास्ते पे चल रहा था तो बहुत तेज़ बारिश हो गई और बस फिर मैं यहाँ आ गया। बस इससे तो और कुछ भी नहीं हुआ, तो ज़्यादा मत सोचो और अब मैं ठीक हूँ। जाओ मैं जाकर रेस्ट करो, मुझे पता है तुम रात भर सोई नहीं होंगी। पर फैंशिंग अपनी जगह से उठ ही नहीं रही थी, वो भी जान को देख रही थी। जान ने कहा फैंशिंग मैंने कहा ना जाओ। जान की आवाज़ थोड़ी सी रूड थी और इनफैक्ट बहुत ज़्यादा लाउड थी। ऐसी आवाज़ जान की कभी भी फैंशिंग ने नहीं सुनी थी। हमेशा जान बहुत ही पोलाइटली फैंशिंग से बात करता था, ये फर्स्ट टाइम था जब उस पर वो चिल्लाया था। फैंशिंग ने कहा जान ने कहा मैंने कहा ना जाओ, मुझे कुछ टाइम अकेला रहना है इस रूम के अंदर और मैं ठीक हूँ। आई अश्योर यू मैं ठीक हूँ, अगर कोई भी गड़बड़ होगी तो आई विल कॉल यू ओके। यांगा प्लीज़ फैंशिंग को यहाँ से लेकर जाइए। ये कहते हुए जान ने अपना मुंह मोड़ लिया था। यांग ने कहा फैंशिंग उसे सच में अकेले रहना है, कुछ देर उससे रहने दो, हम बाद में बात करते हैं उससे। ये कहते हुए उसने फैंशिंग का हाथ पकड़ा। फैंशिंग ने कहा ठीक है। ये कहते हुए वो भी उस रूम को छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन वो बार बार मुड़कर जान की तरफ देख रही थी और वहीं जान मुँह को दूसरी तरफ कर न जाने कहाँ देख रहा था। पर इससे पहले कि यांग और फैंशिंग दरवाजे से बाहर निकल पाते, जान ने वहीं दूसरी तरफ देखते हुए सवाल पूछा क्या आप लोगों की कहाँ से कोई बात हुई है? जान की आवाज़ बहुत ठंडी थी, बिल्कुल लाइफलेस। फैंशिंग भी रुक गई, यांग रुक गया। यांग ने जान की तरफ मुड़कर देखते हुए कहा क्या कहा तुमने? जान ने अपने सवाल को फिर दोहराया बिना उन दोनों की तरफ देखे हुए। क्या आप लोगों की कहाँ से कोई बात हुई? यांग ने कहा हाँ हुई थी। अब जाकर जान ने मुड़कर यांग की तरफ देखा, उसकी आंखें खाली थी पूरी तरीके से। यांग ने कहा उससे मेरी बात हुई थी। जान ने कहा क्या कह रहे थे वो, कहाँ हैं, क्या वो घर वापस आएंगे? यांग ने कहा नहीं वो वापस नहीं आएगा, वो इटली गया हुआ है। जान ने कहा ठीक है अब आप जा सकते हैं। ठीक है तो वो वापस अपनी रज़ाई में लेट गया और यांग और फैंशिंग दरवाजे के बाहर आ गए थे दरवाज़ा लगाकर। फैंशिंग ने कहा उसे क्या हुआ है यांग? उसकी आंखें। यांग ने कहा हे कुछ नहीं हुआ उसे, वो बस भीग गया है और थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज है, तुम तो पता है ना उसके साथ क्या हुआ था, और अंधेरे में और इतनी बारिश में सब कुछ शायद से याद आ गया होगा। चिंता मत करो वो ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है तो वो बस फैंशिंग को काम डाउन कराने की कोशिश कर रहा था, बाकी समझ में तो उसे भी कुछ नहीं आ रहा था, परेशान वो भी था, लेकिन अभी उसे फैंशिंग को शांत कराना था और फिर इस सारे मसले को समझना था, क्योंकि अभी ईबो और जान दोनों ही अलग अलग मकाम पर हैं और दोनों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है जिसमें वो घिर चुके हैं। इसके बाद जैसे तैसे कर यांग फैंशिंग को उसके घर भेज देता है कुछ देर आराम करने के लिए, और यांग अपने रूम में चला जाता है जान को थोड़ी प्राइवेसी में छोड़कर। बाकी वो चाहता था कि जान से बात करे, लेकिन अभी ज़रूरी नहीं है, जान को सच में कुछ अपना टाइम चाहिए। इसी तरीके से पूरा दिन गुजर जाता है, लगभग शाम हो चुकी थी। जान ने फ़ोन अपना स्विच ऑफ कर रखा था, इसीलिए उसे बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं थी। बाकी बाहर की दुनिया में बहुत बड़ा चेंज आ चुका था। जान और कार्लॉन का फर्स्ट लुक लॉन्च हो गया था, और जैसे ही वो लुक लॉन्च हुआ था सोशल मीडिया पर लगभग तहलका मच गया था। दोनों के फर्स्ट लुक ने इस वक्त शायद क़यामत ला दी थी पूरे सोशल मीडिया के अंदर। हर मीडिया पर इस वक्त वो दोनों ट्रेंड कर रहे थे, और उनका जो परफ्यूम था, उसका जो फर्स्ट लुक था, वो इस वक्त सभी की ज़बान पर था। कल के ही फोटोशूट में से कार्लॉन और जान का वो बाथरूम वाला पिक सिलेक्ट किया गया था फर्स्ट लॉन्च के लिए। कुछ चंद सेकंड की वीडियो को भी सोशल मीडिया पर डाला गया था, और जैसे ही वो वीडियो सबके सामने आई थी सोशल मीडिया पर लाइक, कमेंट्स, व्यूज़ की लगभग बाढ़ आ गई थी। कार्लॉन की अपनी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और जान का भी थोड़ा बड़ा सर्कल तो है ही, और अब दोनों जब इस तरीके से साथ में आए थे तो बहुत यूथ की फ्रेश वाइब आ रही थी, और जिस तरीके से उस पोर्ट्रेट को शूट किया गया था
और लोगों के सामने रखा गया था वो अलग ही थ्रिल पैदा कर रहे थे। लोगों की ज़बान पर उन लोगों की बातें थी और ऊपर से कार्डॉन का जो मसला अभी कुछ देर पहले मार्केट के अंदर इतना गर्म था उसने भी हाइप पकड़ रखी थी, इसीलिए सब लोग कार्डॉन को जान से कंपेयर कर रहे थे। मीडिया में सिर्फ यही बातें चल रही थी कि जान और कार्डॉन ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, क्या जान ही कार्डॉन का मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड है, क्या ये दोनों सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। इन दोनों की केमिस्ट्री लाजवाब है, दोनों का पेयर ऑसम है, कंप्लीट सेंसेशुअल सेक्सुअल और उससे भी ज़्यादा इंटेंस वाइब देता है इनका पेयर। अमेजिंग है, थ्रिलिंग है। फैंस के अंदर एक अलग ही हुजूम जम चुका था। 6 घंटे में ही लगभग मिलियंस में व्यूज़ आ गए थे और डायरेक्टर बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था कि इतना ज़्यादा सक्सेस हो जाएगा फर्स्ट लुक। अब तो उन्हें आगे की फोटोग्राफ्स के लिए और ज़्यादा इंकरेजमेंट मिल गई थी। अंडर ब्रीथ इस वक्त सच में हर जगह ट्रेंड कर रहा था और उसके साथ जान और कार्डॉन का नाम भी। और इसी सब चीज़ के सिलसिले में जान के पास ना जाने कितने सारे फ़ोन कॉल्स मैसेजेस उसके नाम से टैग आ रहे थे, लेकिन जान का फ़ोन तो कम्प्लीटली स्विच ऑफ था, जैसे कि खुद जान उस कमरे में बैठा हुआ। जान ने लाइट तक नहीं जलाई थी, वो बस अभी भी वहीं अंधेरे में कहीं दूर तलक ताक रहा था और उसके बगल में उसकी शावा लगातार उसे पुकारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जान का उस पर कोई ध्यान था ही नहीं। वो रोने भी लगी थी, लेकिन जान ने उसको तब भी नहीं देखा। तभी शुमा ने दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा, यंग मास्टर। जान ने कहा, शुमा मुझे कुछ नहीं चाहिए। शुमा ने कहा, आपने कुछ भी नहीं खाया लिटिल मास्टर। अगर यंग मास्टर को पता चला तो वो, पर इससे पहले कि शुमा कुछ भी कहती, जान ने कहा, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं आपसे कह दूंगा। लेकिन तो जान बहुत तेजी के साथ शुमा पर चिल्लाया था और जान की ऐसी आवाज़ सुनकर शुमा भी थोड़ी देर काँप गई। उन्हें भी समझ नहीं आया कि उनके लिटिल मास्टर को क्या हुआ। ये फर्स्ट टाइम था जब शुमा पर जान ने इस तरीके से आवाज़ का इस्तेमाल किया था। शुमा बस वहाँ से चली जाती है जान को प्राइवेसी में छोड़कर। यंग सब कुछ देख रहा था, उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जान के पास जा सके, क्योंकि जान का नेचर कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव हो गया था इन पिछले कुछ घंटों में। कोई नहीं समझ पा रहा था कि इसके साथ हुआ क्या है, कौन उससे बात करे। कोई था ही नहीं जो उसके पास जा सके, यहाँ तक कि यंग भी नहीं। उसने कोशिश तो की थी, लेकिन जान ने साफ मना कर दिया था कि उसे भी किसी से बात नहीं करनी, और अगर वो उसे ऐसे ही परेशान करेंगे तो दरवाज़ा लगा लेगा। और अब ईबो भी यहाँ नहीं था जो जान से पूछ सके कि आखिर हुआ क्या है। बाकी लोगों का तो कोई राइट ही नहीं बनता। जियांग और हाउशवान भी बाहर गए हुए थे, इसीलिए यांग हाउशवान और जियांग को भी यहाँ नहीं बुला सकता था। वहीं जी और जूचैंग इस वक्त अपने कॉलेज के सिलसिले में लग रहे थे, तो उनसे भी बात नहीं हो पा रही थी। इसीलिए जान इस वक्त अकेला था, बिल्कुल अकेला। इसी तरीके से रात हो जाती है। रात के लगभग 12 बज रहे थे। पूरा एक दिन ऐसे ही गुजर गया था। जान को वहाँ ऐसे ही लाइफलेस बैठे हुए, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, और यहाँ तक कि बिना उस जगह से उठे हुए वो वहीं बैठा हुआ था ऐसे ही। लेकिन जैसे ही घड़ी में 12 बजे का इशारा होता है, जान एकदम से काम क्या हो, ठंडी हवा उसके चेहरे को होकर गुजरी हो और उसकी पलकें झपक गईं। उसने अपने आप को उस बिस्तर से खड़ा किया। उसके हाथ पांव कांप रहे थे और अभी भी जहन में वही आवाज़ें गूंज रही थी। वो सब कुछ जो वो भूलना चाहता है, वो सब कुछ जो उसे महसूस हो रहा है अपने शरीर पर। उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को बांध लिया और अपने आप उस कमरे से बाहर निकाला। पूरा मेंशन इस वक्त एक डिम लाइट में डूबा हुआ था, क्योंकि रात के 12 बज रहे थे। ऑलमोस्ट सब लोग सो चुके थे। यांग भी सो रहा था अपने कमरे में। जान ने अपने आप को उस कॉरिडोर में आगे बढ़ाते हुए ईबो के कमरे की तरफ आया। फिर उसने अपने कांपते हुए हाथों से वो दरवाज़ा खोला। रूम पूरी तरीके से अंधेरे में डूबा हुआ था। जान ने खुद को उस कमरे में लेकर दरवाजे को बंद कर दिया, और जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, कमरा जैसे उसे खाने के लिए दौड़ रहा था। वो अपने कदमों को आगे बढ़ाता रहा, और जैसे उस दिन का सब कुछ रिप्ले में उसके दिमाग में चल रहा हो। वो सारे फ्लैशेस उसे आने लगे, किस तरीके से वो यहीं थे। जान अब बेड तक पहुँच गया था और उसके दिमाग में वही सीन आया जिस तरीके से ईबो ने जान को बेड पर पुश किया था। वो याद जान भूल गया था। कैसे भूल सकता है वो दिन। और उसके बाद फिर से एक नई इमेज उसके माइंड में फ्लैश होती है, जब ईबो और वो दोनों साथ में उस बेड पर थे और ईबो जान की आंखों पर वो ब्लाइंड फोल्ड बांध रहा था। जान किस तरीके से ईबो के नाम से चिल्ला रहा था पूरे कमरे में, बेड पर किस तरीके से वो सब कुछ मैस क्रिएट कर रहा था। फिर पिक्चर चेंज होती है। इस बार ईबो और जान एक दूसरे के साथ थे और जान ईबो के ऊपर था। फिर पिक्चर चेंज होती है जब ईबो लगभग दर्द से करहा रहा था और जान कंटिन्यूसली लगातार ईबो के साथ वो सब कुछ। जान एकदम से वहीं बैठ गया फर्श पर। उसने अपने कानों को बंद कर लिया, अपने बालों को खींच कर वो सिर्फ ये आवाज़ शांत करना चाहता था, पर कुछ भी शांत नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं, बल्कि हर चीज़ और ज़्यादा तेज़ होती चली जा रही थी। फिर वो चाहे आवाज़ें हों, या अंधेरे का प्रेशर हो, या फिर ईबो का एहसास उस कमरे में जो जान के पीछे छूट गया है। जान वहीं फर्श पर लेट गया और उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। उसने अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहा, Why don't you stop me? Huh? I'm sorry. I'm really sorry. But why don't you stop me? Huh? What should I do now? Huh? How can I face you?
इसके बाद जान की वो धुंधली सी आंखें अपने सामने पड़े हुए उस फोटोग्राफ के ऊपर गई, उनका मैरिज फोटोग्राफ। जान ने उस फोटोग्राफ को उठाया और अपने सीने से लगाते हुए कहा, मैं क्या करूँगा? मैं हाउ कैन आई फेस यू गॉड? व्हाई डोंट यू टेल मी? आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं बताया आपने मुझे कुछ, क्यों? पर अफसोस जवाब देने वाला वहाँ कोई भी नहीं था सिवाय जान के आंसू के, उसके सवालों के और उस अंधेरे के, और साथ में उस रात के कुछ फ्लैशेस के जो जान को इस कमरे में और ज़्यादा याद आ रहे हैं। हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का चैप्टर? जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। आई नो आज पूरे चैप्टर में ज़्यादातर यांग और फेंशिंग थे, लेकिन ये एक सिचुएशन थी जिसे मुझे एक्सप्लेन करना था। आगे देखते हैं ईबो जब वापस आएगा तब जान की ऐसी हालत देखकर वो क्या कहेगा। और आपको क्या लगता है, क्या जान ईबो से सवाल पूछेगा? और अगर पूछेगा तो ईबो का जवाब क्या होगा? और बाकी जान और कार्लोन का इस वक्त जो बूम पूरी मार्केट में चल रहा है, जो सोशल मीडिया पर उनका ट्रेंड चल रहा है, वो उन दोनों के रिश्ते में क्या असर करता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने थॉट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि आगे क्या होने वाला है। और हाँ, सेकंड चैनल एडिक्शन विद मी पर भी मैंने एक न्यू स्टोरी को स्टार्ट किया है। आज उसका सेकंड पार्ट अपलोड किया है जिसका नाम है फ्रॉस्टेड फ्लेक्स, उसे भी देखना मत भूलिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तक के लिए बाय।